सो बेसिकली क्या है कि सी, जी एंड एच आर फंडामेंटल यूनिट्स है ना इन अ अच्छा न्यू सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस किसको एक्सप्रेस करना है, मास in terms of C comma G and H, sorry and H, that is Planck's constant, है ना। So basically we have to express mass in terms of C, G and H, है ना। अच्छा अच्छी बात है, अगर हमको मास इन टर्म्स ऑफ सी, जी एंड एच डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों सी का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू m0 l1 t-1, ठीक है ना। अच्छा है ना। अब बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, मेरे बनाने से पहले कोई बता सकता है क्या, यस सर। बोलो बोलो। M1 m-1 l3 t-2 m1, m-1 अच्छा m-1, l3 ये हमने एक बार बनाया था ना, t-2। यस t सर। माइनस, ये क्लास में एक बार बनाया था ना, जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने निकाला था ना। यस सर। हाँ, फ्राइडे को। ठीक है ना। अच्छा एच का देखो, मैंने क्या बोला था, एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना। एक्चुअली तो डायमेंशन ऑफ एच क्या होगा, दैट इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है, m1 l2 t-2 बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी t-1, सो -2, तो कितना होगा, m1 l2 l2 t-1, t-1। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा h का डायमेंशन कितना आ गया, m1 l2 t-1, ठीक है ना। ये आ गया हमारा सारा डायमेंशन सी, जी, एच, है ना। तो देखो, लेट मास m इक्वल टू c टू द पावर a, है ना, g टू द पावर b, h टू द पावर, अच्छा x y z ले जाते हैं, c टू द पावर x, है ना, g टू द पावर y, g, है ना, मास m इक्वल टू g टू द पावर y एंड h टू द पावर z, ठीक है ना, implies m1 l0 t0 is equal to m0 l1 t-1 to the power x, फिर m-1 l3 t-2 to the power y, है ना, मल्टीप्लाइड विथ m1 l2 t-1, अभी हो जाएगा ना राजेश्री, दीपिका, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, यस सर। हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। ओके। लेकिन मेरा मन कर रहा है थोड़ा बना लूं, m माइनस वाई प्लस जेड, तब तक तुम भी खुद से बना लो ना, अगर मेरा कहीं पे गलती हो रहा है तो तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 2z, है ना, बाकी सारे बच्चे ना देखते रहो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होने देना, x 3y 2z t टू द पावर
माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन मिलेंगे, इम्प्लाइज z माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, है ना। और माइनस एक्स है ना, माइनस 2y और माइनस जेड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको जब हम ऐड कर रहे हैं ना, व्हेन वी ऐड दिस वी विल गेट 0, 3y माइनस 2y क्या होगा, प्लस y 2z माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 0। सो z प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मिल रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा 2z इक्वल टू 1 इम्प्लाइज z इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू 1/2 मिल गया, है ना। y प्लस z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। तो y का वैल्यू भी मिल गया, y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। अच्छा, हाफ, अच्छा, फिर x का एक रिलेशन ले जाते हैं ना। तो x का रिलेशन निकालने के लिए x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। सो x माइनस 3/2 प्लस 2, x भी हाफ आया, यही आया, चेक कर लो, तुम लोग का यही आया है, x हाफ y माइनस हाफ z इक्वल टू हाफ। मास इज इक्वल टू, Yes, sir. है ना, Yes, sir. Yes, sir. यही आया ना। Yes, sir. c, है ना, z कितना आया, z भी हाफ आया ना, x भी हाफ आया ना, सी जेड बाय वाई, बाय सॉरी बाय सॉरी सी एच, है ना, सी एच वाई माइनस हाफ आया है बाय जी होल अंडर रूट, है ना। सो मास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच सी बाय जी, है ना। इज दिस क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ना। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 4। So students, now we will move to question number 4. ठीक है ना। So what does question number 4 says? हम आ गए अभी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर, है ना, साइन बीटा, साइन बीटा, अच्छा टी, है ना। अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू साइन बीटा टी, ठीक है ना। अच्छा देखो, साइन थीटा
इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, साइन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? Yes, sir. इंप्लाइज अगर साइन बीटा टी इक्वल टू कांस्टेंट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो इंप्लाइज, तो अल्फा और एफ अपन वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू m1 l1 t-2 अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? m1, है ना, l1, सॉरी, m0 l1 t-1 इसका स्क्वायर है, ठीक है ना? सो m1 l1 t-2 होल डिवाइडेड बाय l स्क्वायर t-2, है ना? तो ये कैंसिल हो गया, है ना? तो कितना, दैट इज इक्वल टू m1 l-1 t-0, है ना? सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अल्फा? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अल्फा? है ना? सो डायमेंशन ऑफ अल्फा m1 l-1 t-0, ठीक है ना बच्चों? इज इट क्लियर? ये हो गया? Yes, sir. अच्छा, बीटा Yes, sir. टी, अच्छा देखो, थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है कि नहीं? थीटा इज Yes, इक्वल sir. टू एंगल, Yes, sir. एंगल, एंड एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस होता है कि नहीं, है ना? इंप्लाइज बीटा टी, है ना, इक्वल टू एंगल एंड बीटा टी इज डायमेंशनलेस, बीटा टी इज डायमेंशनलेस, है ना? सो डायमेंशन ऑफ बीटा टी क्या होना चाहिए? m0 l0 t0, डायमेंशनलेस है तो, है ना? implies dimension of beta into dimension of time m0 l0 t1 is equal to m0 l0 t0, ठीक है ना? that implies dimension of beta is equal to m0 l0 t minus 1, ठीक है ना? तो इनवर्स ऑफ टाइम, है ना? तो बीटा हैज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना? क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? सो बीटा हैज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 by टाइम, क्लियर? Yes, sir. Is there any other doubt? No, sir. No doubts, right? No, sir. Okay. Next. Sir, हाँ बोलो। sir, you have written in the WhatsApp that we will send the PDF of that. नहीं नहीं नहीं, अरे तुम मुझे असाइनमेंट भेज दो ना, बस फोटो उठा के भेज दो ना। Sir, in your personal mobile number.
अरे वहीं पे भेज दो, वहीं पे भेज दो ग्रुप। Okay, sir. ठीक है, फोटो उठा के भेज दो ना इमेज। तुमको, अगर तुमको है ना मन है कि तुम उसको पीडीएफ बनाओ, है ना, उसको स्कैन करके, वो भी सही है ना, जैसा हो भेज दो बस, सिंपली स्कैन करके भेज दो, ठीक है। मुझे बस होमवर्क देखना है, मुझे थोड़ी ना मतलब है तुम मुझे पीडीएफ भेज रहे हो, ठीक है, स्कूल टीचर थोड़ी ना हूं मैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो, नहीं तो तुम्हारा होमवर्क होमवर्क नहीं है ना, तुमने कोई काम किया ही नहीं है ना। आई वॉन्ट टू सी, है ना, मतलब होमवर्क से है ना, हमारा मतलब काम से होना चाहिए। मेरा मतलब है पढ़ाना है और तुमको समझ में आना चाहिए, है ना। मैं ऐसे पढ़ाऊं कि तुम लोग समझ जाओ, तो मेरा काम है कि समझा के पढ़ाना है। तुम्हारा काम है कि समझ समझ के पढ़ना है, टाइम से काम खत्म करना है और होमवर्क डिपॉजिट करना है। फिर मेरा काम क्या है कि देखना है कि तुमने होमवर्क किया है कि नहीं, और तुम्हारा कहाँ कहाँ पे डाउट है। अगर तुमने होमवर्क किया है और कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए, जो जहाँ पे डाउट है ना, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। फिर तुम्हारा काम क्या है कि वो डाउट को, है ना, फिर से समझ के फिर से अच्छे से बनाना है, ताकि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाए। इससे क्या होता है कि हम दोनों का काम जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और हम मिलके आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। देयर इज नो Okay, फंडा sir. ऑफ पीडीएफ, है ना, पीडीएफ इज योर विश, है ना। आवर इंटेंशन शुड बी वर्क। चलो, सबको हंसी आया ना, मजा आया सबको, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। शदाब, वेयर इज शदाब टुडे? है ना। उदान बेटा क्या हो रहा है, तुम बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हो फिर आ जाते हो, है ना। प्रतीक, हाउ आर यू? शदाब इज नॉट देयर। शदाब, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, है ना, लेट अस मूव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इसका लिमिटेशन भी है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन, हाँ है, खूब है, ठीक है ना, पढ़ना है वो। यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक, तो लिख लो अभी लिमिटेशंस, limitations of dimensional analysis। ठीक है, तो देखो बच्चों, है ना, सबसे पहला तो एक है ना, डायमेंशंस ऑफ, मतलब है ना, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट यूनिक, है ना, दैट इज वन, ठीक है ना। तो मतलब फ्रॉम डायमेंशन वी कैन नॉट से दैट दे आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि, है ना, वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, है ना, एक घोड़ा है ना, लेकिन हाइट उसका कम है, और एक गधा ठीक है, तो उसका हाइट सेम हाइट है, और दोनों सेम के सेम दिख रहे हैं। है तो एक घोड़ा और दूसरा गधा है, ठीक है ना, लेकिन है ना लेकिन ना दोनों का हाइट और चेहरा इतना मिलता जुलता है कि, है ना, हम वहां पे फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा घोड़ा है या कौन सा गधा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है। तो इसको ना डायमेंशनल एनालिसिस में ये क्या है ना, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि, है ना, एनर्जी है, ठीक है ना। अच्छा, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट है ना, इफ डायमेंशंस आर गिवन,
if dimensions are given, है ना, physical quantity may not be unique. Physical quantities may not be unique. फिजिकल क्वांटिटीज ना कभी कभी क्या होता है ना कि यूनिक नहीं होता है ना, may not be unique as many physical quantities, as many physical quantities have same dimension. है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, वर्क डन, एनर्जी and torque are different physical quantities है ना, are different physical quantities, है ना, but have the same dimension. बेसिकली क्या होता है बच्चों, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि है ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, या फिर है ना हम डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है, लिमिटेशन का मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला देख के, है ना, कभी कभी क्या होता है कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख के हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सर डायमेंशनल एनर्जी के बाद क्या लिखे हैं? क्या बेटा, सर एनर्जी के बाद क्या लिखे हैं? टॉर्क, टॉर्क, टी ओ टॉर्क आर क्या होता है क्यू सर? ई, टी ओ आर क्यू यू ई, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। अच्छा, टॉर्क जो है, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, क्लियर। बच्चों ये क्लियर है, यस Yes, सर। sir. ओके, समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज numerical constant having no dimension such as pi, numerical constants having no dimensions such as pi cannot be deduced, इनका जो वैल्यू है ना ये हम डिड्यूस नहीं कर सकते ना, cannot be deduced, है ना, by method of dimensions, है ना, ओके, ये समझ में आ गया बच्चों। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है ना, ऑल्दो, कैनॉट लिखे हैं सर? क्या क्या बोलो बेटा, कैनॉट बी के बाद क्या लिखे हैं? कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, मतलब है ना वो डिराइव नहीं हो सकता है, मतलब टीई डी यू सीई डी, ठीक है ना, कैन नॉट बी डिड्यूस्ड मतलब वो डिराइव नहीं हो सकता है, कहां से नहीं हो सकता डिराइव, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला से,
मतलब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं और मान लो डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास एक कांस्टेंट बच गया, ठीक है ना, तो कभी कभी पता नहीं चलता कि वो कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना। अच्छा, जैसे कि कुछ फॉर्मूला होते हैं, है ना, फॉर्मूलाज लाइक v equal to u plus at cannot be deduced from डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो फॉर्मूला एडिटिव फॉर्म है ना, those formulas है ना which are in additive form, v equal to ut, s equal to ut plus half at square, है ना, v square equal to u square plus 2s, ये सब एडिशन फॉर्म में है ना। हम एक्चुअली कौन से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसमें सिंगल टर्म है ना, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जहां पे है ना एक टर्म से ज्यादा टर्म है फॉर्मूला में, है ना, एक साइड में एक टर्म से ज्यादा टर्म है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे u और एटी है ना, दो अलग अलग टर्म है, ऑल्दो देयर वेलोसिटी टर्म्स बट देयर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये एडिटिव फॉर्म है, एडिशन फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला जो है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है ना। रिलेशंस विच आर इन एडिशन फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, है ना, cannot be derived from dimensional analysis, clear? सर हम्म, इसको डिराइव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में है। क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि ये एडिशन फॉर्म एडिशन फॉर्म में, हाँ एडिशन फॉर्म में u एटी, है ना। देखो सर हम आप जो कौन, इधर हम कैसे फॉर्मूला डिराइव किए थे, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो सिंगल टर्म है ना, तो यस सिंगल सर टर्म वाले फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो सकता है बस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और डिवीजन फॉर्म हो जा रहा है, माइनस फॉर्म हो सकता है क्या? क्या क्या? सब्सट्रैक्शन फॉर्म। अरे सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन ना, नेगेटिव एडिशन, ठीक है ना। एडिशन फॉर्म का मतलब है ना, यहाँ पे है ना एक से ज्यादा टर्म है, ठीक है ना। हमने अभी तक, है ना, तुम लोग है ना पिछला क्लास का नोट देखो, हमने अभी तक जो भी डिराइव किया है ना, तो वो सब जो है ना, सिर्फ एक ही टर्म है ना फॉर्मूला में, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में एक टर्म है बस, है ना। दैट शुड बी ओनली, है ना, सिंगल टर्म कैन बी रिलेटेड विद सिंगल टर्म, ठीक है ना। सर हाँ, अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है और उसको हम सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज कर कर हम लोग उसको मतलब डिराइव अच्छा कर मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को तुम सिंगल टर्म में कैसे चेंज करोगे? इसको नहीं, मतलब कोई एक है फॉर्मूला और वो मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं है, तो उसको सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं। और तो मैं वही बोला, देखो बेटा, मान लो एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एक सिंगल टर्म है कि नहीं, हाँ तो है। मान लो मैं बोलूंगा कि f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस रो ए वी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो दो टर्म आ गए ना बेटा, या तो यस मैं f इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर डिराइव कर सकता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला से, और मैं f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिराइव कर सकता हूँ। लेकिन है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, मुझे ये जो मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके, है ना, जो ये जो डेरिवेशन ये नहीं हो सकता है एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस रो ए वी स्क्वायर, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से, है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि दो दो टर्म आ गए। अगर दो दो टर्म है भी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से दो दो टर्म को लेकर रिलेशन बनाना, है ना, बहुत मतलब, है ना, असंभव है। अगर मान लो हमें पता है कि ये एक फॉर्मूला है f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस रो ए वी स्क्वायर,
और हम चाहते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम ये फॉर्मूला को डिराइव कर लें, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, तो ये फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता है। या तो मैं सिर्फ एफ इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर डिराइव कर सकता हूँ, या तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर में डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? Yes, yes. Yes, sir. अच्छा, अगेन है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज, है ना, मेथड ऑफ डायमेंशंस, द मेथड ऑफ डायमेंशंस cannot be applied, method of dimensions cannot be applied to, method of dimensions cannot be applied to derive formula, है ना, if a physical quantity, if a physical quantity depends upon 3 or more quantities, है ना, if a physical quantity depends upon 3 or more quantities, है ना, method of dimensions cannot be applied to derive formula if a physical quantity depends upon 3 or more quantities. है ना, तो डायमेंशन का जो मेथड है ना, it cannot be applied to derive formula if a physical quantity depends upon 3 or more quantities. ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलूंगा, है ना, कि मान लो x, और लेट्स से आई विल से दैट, है ना, लेट्स से मैं बोलूंगा कि एक क्वांटिटी है ना, देयर इज वन क्वांटिटी कॉल्ड p, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, p इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, मैं बोलूंगा कि हाँ p इज प्रोपोर्शनल टू a, p इज प्रोपोर्शनल टू b, p is proportional to c, p is also proportional to d. ठीक है ना, तो मान लो कि let's say let dimension of a is equal to m0 l1 t right t minus 1. ठीक है, अच्छा, let's say dimension of b, है ना, इक्वल टू m1 l2, है ना, अगेन t minus 1, है ना, और डायमेंशन ऑफ जो c है लेट्स से दैट इज इक्वल टू m माइनस 1 l3 t स्क्वायर। ठीक है, और मान लो जो d है उसका जो डायमेंशन है d का, दैट इज अगेन m1, है ना,
L to the power -3, ठीक है ना, ठीक है ना, into T to the power 0, ठीक है, ये अलग अलग मतलब फिजिकल क्वांटिटीज है. So I'm saying that P is proportional to each one of them, ना. If P is proportional to, है ना, ये मान लो P is dependent on all these things. P is proportional to x to the power a to the power x, P is proportional to b to the power y, c to the power z, d to the power w, है ना. Then तब इसका मतलब है ना, एंड लेट्स से डायमेंशन एंड ये मान लो एंड डायमेंशन ऑफ P जो है, लेट्स से डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू m1 l1 t माइनस, ठीक है ना, ये है. अच्छा, अगर P if P is proportional to if P is proportional to a to the power x, b to the power y, c to the power z, d to the power w, then P can be written as a to the power x, b to the power y, है ना, c to the power z, d to the power w, है ना. मैं तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूं. तो इसमें क्या होगा, implies, है ना, डायमेंशन ऑफ P, है ना, डायमेंशन ऑफ P is equal to dimension of a to the power x, dimension of b, है ना, to the power y, dimension of c to the power z, dimension of d to the power w. ये हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना. तो फिर implies I can say that implies dimension of p क्या हुआ, m1 l1 t minus 1, ठीक है ना, इक्वल टू a b c d, है ना, इसका पावर ले जाते ना, m0 l1 t minus 1 to the power x. फिर b क्या होगा, m1 l square t minus 1 to the power y. फिर c क्या होगा, m minus 1 l cube t square to the power z. फिर d क्या होगा, m1 l to the power -3 t to the power 0 to the power w, ठीक है ना. implies m1 l1 t minus 1 इक्वल टू, है ना, m to the power y minus z plus w, m to the power y minus z plus w, ठीक है ना. अगेन l to the power कितना होगा, x x minus plus y 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z, है ना, माइनस 3w. फिर t to the power कितना होगा, -x minus y plus 2z. ये हो गया ना बच्चों, ठीक है. अब देखो, implies अब मुझे क्या मिल रहा है, y minus z plus w इक्वल टू 1, है ना. ये मान लो इक्वेशन 1, x plus 2y plus 3z minus 3w इक्वल टू 1. ये हो गया इक्वेशन 2, -x minus y plus 2z इक्वल टू -1. ये क्या हो गया, इक्वेशन 3. समझ में आया ना, ये हो गया इक्वेशन 3. ये 3 इक्वेशन हो गए कि नहीं. There are how many variables, 4 variables, but how many equations, 3. So we can't solve it, ठीक है ना. Anyways, हमारे पास, है ना, मास लेंथ और टाइम के टर्म्स में, उनके पावर के टर्म्स से 3 ही इक्वेशन मिलेगा. लेकिन अगर मेरे पास 4 क्वांटिटीज हैं तो मेरे पास 4 वेरिएबल आ जाएंगे, है ना. सो फॉर सॉल्विंग 4 वेरिएबल्स वी नीड 4 इक्वेशन, है ना. टू सॉल्व these 4 variables we need 4 equation, but है ना, हमारे हाथ बंद गए यहाँ पे. हमारे पास तो 3 ही इक्वेशन मिलेगा ना. हम एक तो मास का पावर को एनालाइज करेंगे, लेंथ का पावर को कंपेयर करेंगे, टाइम का पावर को कंपेयर करेंगे. अब मिलेगा क्या, ठीक है ना. 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, 4, ठीक है ना. तो डेफिनेटली वी कैन ओनली
we can only derive the relation of a physical quantity with other physical quantities if and only if a physical quantity is depend upon less than equal to three physical quantities. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का तीन या तीन से कम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, और वो डिपेंडेंसी क्या है हमें पता है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है हमें पता है, तब जाके हम उसका रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, है ना। अगर Sir. मान लो है ना, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता भी है, तब भी हम उसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ मिलेगा तीन, लेकिन वेरिएबल होंगे उससे ज्यादा। ठीक है ना, इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. हाँ So जहाँ पे बोलो। आपने ये so वहाँ पे आप 3 और more quantities की लिखी, वहाँ पे 4 और more होगा ना, क्योंकि 3 का तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, 3 तक रहते तो। हाँ मतलब हाँ, मोर देन थ्री क्वांटिटीज, है ना। फॉर थ्री और लेस देन थ्री क्वांटिटीज, if a physical quantity is dependent on three or less than three quantities, है ना, then we can derive its relation. But if it is dependent on more than three quantities, है ना, then we can't derive its relation using dimensional analysis. Is that clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट है ना, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स आज का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन में। सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, ठीक है ना। So significant numbers, significant figures है ना, in the measured value of a physical quantity, in the measured value of a physical quantity in the measured value of a physical quantity tells the number of digits in which we have confidence, है ना। larger the number of significant, larger the number of significant figures,
obtained in a measurement greater is the accuracy of measurement. Greater is the accuracy of measurement. ठीक है ना, समझ में आया? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे आप उसको, है ना, डेसिमल फॉर्म में अगर उसका मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, वो डेसिमल फॉर्म में जितना ज्यादा डिजिट्स रहेगा, है ना, तो उतना ज्यादा, है ना, ये माना जाता है कि ना उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहता है। ठीक है ना, तो मतलब है ना, जितना डिटेल्स में हम ना डिजिट्स एक्सप्रेस करते हैं, है ना, या फिर जितना ज्यादा, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स रहता है, तो उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहता है मेजरमेंट का, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना। अच्छा, तो पहले तो मैं रूल्स तुमको बता देता हूँ, है ना। तो मान लो, है ना, मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, तो, है ना, तो मैंने बोला कि है ना बच्चा, इसका है ना एवरेज वेलोसिटी निकाल, तो कोई मुझे बोला 1.1, तो किसी ने और एक डिसिमल तक कैलकुलेट किया, बोला कि सर सर ये 1.11 है। कोई और कैलकुलेट करके बोला कि सर ये 1.112 है। फिर और कोई कैलकुलेट करके बोला नहीं सर ये 1.1125 है, उतना आ रहा है सर। तो किसका ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब रिजल्ट? जो बोल रहा है 1.1125, क्योंकि उसने और ज्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेट किया है ना। तो कैलकुलेशन में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहता है, तो कैलकुलेशन का या फिर मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहता है, तो मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट रहता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो रूल्स ऑफ, Yes, sir. है ना, काउंटिंग द number of significant figures. Rules of counting the number of significant figures. So what are the rules of counting the number of significant figures? ठीक है ना। एग्जाम्पल जो है, फोर्टी टू पॉइंट थ्री has 3 significant figures। ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली एग्जाम्पल बाद में, पहला रूल तो है ना, द नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है ना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, all non-zero digits are significant। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, दैट सिग्निफिकेंट है ना। जैसे कि एग्जांपल 42.6 has 3 significant digits, है ना। 423 पॉइंट, है ना, 423 has 5 significant digits। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? 5 है। ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट रूल जो है, a zero becomes
a significant figure है ना, a zero becomes a significant figure if it appears between two non-zero digits, है ना. 5.03 has three significant figures, ठीक है ना. 5.604 has four significant figures. बच्चों ये समझ में आया? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो लिख लिया था ना सुधांशु, सौरभ, Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया था. शेखर बेटा तुमको समझ में आया? है ना. सो डिड एवरीवन नोट डाउन? नोट कर लिया? ठीक है ना. Yes, sir. नेक्स्ट इज, है ना, इवन मान लो 4 पॉइंट, मान लो मैं बोलूंगा आई विल टेक वन मोर लेट्स से केस, है ना. सपोज मान लो मैं तुमको बोल रहा हूँ 4.006 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 5. है ना, 5 होने चाहिए ना. 4.0006 has 5 significant figures. तो इसके होते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना. सिमिलरली लीडिंग जीरो, the zeros placed to the left of the number are never significant. तो नेक्स्ट पॉइंट है ना, लीडिंग जीरोस है ना, और जीरोस placed to the left, placed to the ना left of the number are never significant. Are never significant, ठीक है ना. uh, 0.543 has three significant figures, है ना. या फिर 0.000052 has two significant figures, जीरो पॉइंट जीरो जीरो है ना 3 has one significant figure, है ना. तो ये हो गया रूल नंबर 3. नेक्स्ट इज रूल नंबर 4.
ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस और zeros placed to the right of the number. Of the number are significant, है ना? For example, 4.30 has 3 significant figures. Four 112.00 has 5 significant figures. ठीक है ना? अच्छा, ये समझ में आया बच्चों? हाँ अच्छा, तो लास्ट रूल अभी पढ़ लेते हैं, है ना? लिख लिया बच्चों सब लोगों ने? क्लास नोट इट डाउन। हाँ हाँ, लिख लो बेटा, लिख लो। अभी बस लास्ट एक रूल बचा है। Yes, sir, done. ठीक है ना? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉरी, पॉइंट नंबर 4, इज ना, 4 पॉइंट हो गए थे ना, सॉरी, शायद ये 5th पॉइंट है। यस Sir, yes, number 5. अच्छा, पॉइंट नंबर 5 ना? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 बोल देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 ये है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में the numerical portion gives the significant figures. The numerical portion gives the significant figures, ठीक है ना? Now this has 3 significant figures, ठीक है ना? Has 3 significant figures, ठीक है ना? ओके, चलो बच्चों, है ना? तो these are example,
शायद ये तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। ये पावर में जो है इसको छोड़ देना है, बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, वही उसमें ही जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, है ना। और मैथमेटिकल, हाँ सर इसमें ये 10 भी ऐड नहीं होगा? इसमें, सर 10 भी ऐड नहीं होगा? 10 आप बोले पावर को छोड़ने के लिए, तो अरे फिर 10 अब देखो बेटा, डिफरेंस ये है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1.32, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे 13200, देन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ देन 13200 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.32 इंटू 10⁴, देन इट हैज गॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया इसको, देन तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना डिक्रीज हो गया, है ना। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं तब ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ में आया ना बेटा, यस ठीक है ना। ओके ओके देन, है ना। चलो आज का क्लास खत्म है बच्चों। कल जो है राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है ना, विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, बाय देन। होमवर्क। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय थैंक बाय। यू सर। अरे अभिनीत सर कहाँ गए, अभिनीत सर।